मेरे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो 11th क्लास से 12th क्लास में जो प्रमोट होके आए हैं बच्चे, जिनका अभी 10 मई है, आज 10 मई है, 10 मई को इनका प्रमोट सर्टिफिकेट बनेगा। अभी जो 12th क्लास में आए हैं उनके लिए नए सिलेबस में अपने जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो 12th क्लास की फिजिक्स आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड होगी। हम लोग यहाँ आज आपके सिलेबस का जिक्र करेंगे। सिलेबस वही है, आप लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वही आप लोगों के टोटल 10 यूनिट है। पहले अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस चला करता था उसमें टोटल 17 चैप्टर थे, उनको शॉर्ट करके 14 चैप्टर कर दिए गए। 3 चैप्टर अपने इन जो चैप्टर 14 चैप्टर है, इन चैप्टरों में इन 17 चैप्टर का मैटर है। मैटर वो का वही है, मैटर कोई चेंज नहीं हुआ, वही आप लोगों का पैटर्न रहेगा। जैसे आप लोगों के 56 नंबर का आप लोगों के पेपर थ्योरेटिकल पेपर हुआ करता था, 14 नंबर 17 अंक के थे, 30 नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल के थे। यही आप लोगों का पूरा वो का वही सिस्टम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अपने एक दो चैप्टर थोड़ा सा चेंज हुए हैं, तो एक बार हम लोग इन चैप्टरों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो अपना पहला जो चैप्टर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये अपना पहला चैप्टर था राजस्थान बोर्ड की बुक में। अब एनसीईआरटी में भी वो का वही चैप्टर है। बस सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि पहले जो आप लोगों की राजस्थान बोर्ड की बुक चला करती थी, उस बुक में गाउस के नियम के अनुप्रयोग एक सेकंड चैप्टर था, उस सेकंड चैप्टर को इसी में ही जोड़ दिया गया है। मतलब जो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पहले और दूसरे चैप्टर को जोड़ के बना दिया है। दूसरे चैप्टर की अपन बात करें तो अपना दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर आप लोगों के है विभव, मतलब विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता अपन शॉर्ट में देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल से करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। इसमें आप लोगों के पहले विद्युत विभव अलग चैप्टर हुआ करता था, तीसरा चैप्टर था, चौथा चैप्टर आप लोगों के पास में विद्युत धारिता था। तो इस प्रकार से आप लोग टोटल कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टरों को जोड़ के यहाँ 2 ही चैप्टर बना दिए गए, और ये 2 चैप्टर आप लोगों के पहली जो आप लोगों की यूनिट है, जो फर्स्ट आप लोग यूनिट है जिसको आप लोग स्थिर विद्युतिकी कहते हैं, इस स्थिर विद्युतिकी में पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 चैप्टर आया करते थे। चैप्टर पहला विद्युत आवेश तथा है। इस फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट आप लोग के है स्थिर विद्युतिकी, इस स्थिर विद्युतिकी में आप लोग के अब 2 चैप्टर है, पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर कर दिए। तो अपने देखो तीसरा चैप्टर क्या कह रहा है? तीसरा चैप्टर आप लोग के है विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर क्या है? विद्युत धारा। अब देखो ये तीसरा चैप्टर है, ये आप लोगों के पास में तीसरी यूनिट है जिसको धारा विद्युतिकी के नाम से जाना जाता है। धारा विद्युतिकी। देखो ये जो आप लोगों के पास में थर्ड यूनिट है, ये सॉरी सेकंड यूनिट है। यूनिट तो है आप लोगों के सेकंड, चैप्टर आप लोगों के थर्ड है। पहले जो आप लोगों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस था उसमें देखो पहली यूनिट थी, उसमें 4 चैप्टर आ गए, ये 5वां चैप्टर था, और 6वां चैप्टर आप लोगों के था विद्युत परिपथ। क्या था? विद्युत परिपथ। इस प्रकार से देखो 5वां 6वां 2 चैप्टर थे, 2 चैप्टर इस धारा विद्युतिकी में थे, लेकिन इस विद्युत परिपथ को भी इसी में जोड़ दिया गया और आप लोग के पास में सेकंड यूनिट बन गई धारा विद्युतिकी। यूनिट वो की वही है। फिर अपन आगे चलते हैं तो चौथा अपना चैप्टर आता है, तो चौथा चैप्टर आता है विद्युत धारा के प्रभाव, जिसको कहते हैं चुंबकत्व, या अपन बोल सकते हैं गतिमान आवेश। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश यदि होगा तो देखो आप लोगों को पता है आवेश यदि स्थिर रहता है। देखो आप लोगों के पास में एक बार अपन देख लेते हैं आवेश के बारे में। आवेश की 2 पोजीशन होती है, एक होती है स्थिर अवस्था, ठीक है, एक होती है स्थिर अवस्था, एक होती है गतिशील अवस्था। जो स्थिर अवस्था होती है, देखो
यहां अपन देखते हैं कि रेस्ट पोजीशन है। इस स्थिर अवस्था में यदि कोई प्रभाव उत्पन्न होता है तो उस प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा, ये विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? इससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और दूसरी जो अपन देखें तो दूसरी अवस्था जो आप लोग देख रहे हैं वो गतिमान अवस्था है। इसका मतलब इसमें आवेश गति करता है। जब आवेश गति करता है तो इससे उत्पन्न होती है विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। और जब विद्युत धारा गति करती है तो यहां एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं इसे? चुंबकीय प्रभाव। अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो देखो, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो स्थिर अवस्था में होने पर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखना, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो यहां आप लोगों के दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ केवल विद्युत क्षेत्र। यहां हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। तो जब कोई आवेश गति करता है, आवेश यदि गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के प्रवाह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। बस अपने को क्या ध्यान देना है, देखो बस आगे चैप्टर वो कि वही आप लोगों के सेम टू सेम है। थोड़ा सा यही है अपना जो 17वां चैप्टर है जिसको आप लोगों ने तरंगों के बारे में पढ़ा था, अपने वेव ऑप्टिक्स। जो ये आप लोगों के जो वेव थी, जो तरंगे थी, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे थी, इन तरंगों को वहां से उठा के पहले ले आए, बीच में जोड़ दिया गया और कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम वो का वो ही है। बस सिर्फ इतना ही अंतर है आप लोग के स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 से लेके 1 2 3 4, इनमें इन दोनों को एक कर दिया, इनको एक कर दिया, एक चैप्टर बन गया। फिर आप लोगों के पास में था 5वां और 6वां, ये 5वां था, यहाँ 6वां मैंने आप लोगों को बताया विद्युत परिपथ, दोनों को जोड़ के एक चैप्टर बना दिया। तो ये हो गया 1 2 और ये 3। यहीं पे देखो एक चैप्टर ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया। इस प्रकार से आप लोगों के टोटल 17 चैप्टर हैं, 17 से 14 चैप्टर हो गए। वही मैटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आप लोग को इतना जरूर ध्यान देना है कि टॉपिक आप लोगों के किस प्रकार से है, आप लोगों के पूरा पढ़ना है या शॉर्ट पढ़ना है या किस प्रकार से अपने को पढ़ना है, वो अपने सिलेबस में देखेंगे। और अपना जो आप लोगों का नया वीडियो है जो अभी 11th से 12th क्लास में प्रमोट होके आए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आ रहे हैं। अपना एक वीडियो और चल रहा है जो आरबीएससी का है, जो आप लोगों के आरबीएससी, जो आप लोगों के पास में जो अभी एग्जाम चल रही है, जो भी आप लोगों के पास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम जो होगी अभी 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए हम लोग यहाँ वीडियो डाल रहे हैं। उनमें केवल क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के पास में यहाँ थ्योरेटिकल मैटर चलेगा। तो ये जो आप लोगों के पास में मैटर चलेगा, इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि थोड़ी सी शुरुआत अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन अपन यहाँ देख लेते हैं, फिर अपना वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो देखो अपना चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है। चैप्टर फर्स्ट में एक शब्द आता है आप लोगों के पास में विद्युत आवेश, विद्युत बोल सकते हैं या वैद्युत बोल सकते हैं, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश। आवेश क्या चीज है, किस प्रकार से इसको अपन पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले अपने देखो थ्योरेटिकल है, इतना आप लोग के आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने नॉलेज होना चाहिए। लगभग 600 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया और उन्होंने अंबर और ऊन इनमें घर्षण की क्रिया करवाई। तो इन्होंने देखा कि इन पर किसी प्रकार का कोई आवेश या किसी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यहाँ उत्पन्न होता है। इन्होंने क्या किया, अंबर के टुकड़े को जब ऊन से रगड़ा तो आपस में जब रगड़ते हैं तो घर्षण की क्रिया होती है और घर्षण की क्रिया के पश्चात कौन सी क्रिया करवाई इन्होंने? घर्षण की क्रिया करवाई। और इस घर्षण की क्रिया के पश्चात इन्होंने देखा कि अंबर के टुकड़े के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे आप लोग के तिनके, इनको इस अंबर के टुकड़े के पास में
लाके देखा तो इन्होंने देखा कि ये अंबर का टुकड़ा इन कागज के टुकड़ों को या मिट्टी के कणों को या छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब इस पर किसी न किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। उसके बाद में इनके पश्चात लगभग 1600 ईस्वी में, ये लगभग हो रहा है, फिक्स नहीं है, लगभग 1600 ईस्वी में, मतलब इनके 2200 वर्ष पश्चात, 2200 वर्षों के पश्चात एक नया वैज्ञानिक आया। कौन सा वैज्ञानिक था? विलियम गिलबर्ट। कौन सा वैज्ञानिक था? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने फिर ये क्रिया दोहराई और इन्होंने बताया कि यहां किसी किसी प्रकार का कोई आवेश उत्पन्न होता है और ये जो आवेश था, इस आवेश को नाम दिया गया घर्षण आवेश। कौन सा आवेश था ये? घर्षण आवेश। क्योंकि ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा था? इस घर्षण की क्रिया के द्वारा। तो किसको क्या नाम दिया गया? घर्षण आवेश। और जब ये घर्षण आवेश गति करता है तो जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत धारा नाम दिया गया। क्या कहा गया? घर्षण विद्युत धारा। इसे क्या कहा गया? घर्षण विद्युत धारा। तो विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1600 ईस्वी में ये बताया कि जब हम लोग अंबर और ऊन के टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण की क्रिया करवाते हैं, तो एक आवेश उत्पन्न होता है और इस आवेश को घर्षण आवेश नाम दिया गया। और इस घर्षण के उपरांत उत्पन्न होने वाले घर्षण आवेश से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर जो विद्युत धारा अपने को यहाँ प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत धारा नाम दिया गया। सबसे पहली चीज यही है कि ये जो आवेश होते हैं, देखो यहाँ याद रखने वाली चीज क्या है? जो आवेश होता है, ये आवेश कहाँ गति करता है? इस आवेश के लिए जरूरी होता है आप लोगों के पास में बंद परिपथ का होना। कैसा परिपथ हो? बंद परिपथ का होना जरूरी है। जब बंद परिपथ में आवेश के रूप में हम लोग लेते हैं, यहां आवेश वाहक के रूप में हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के गति करने से इन इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। तो हमेशा एक चीज देखो, यहां कितने क्वेश्चन बन गए आप लोगों के। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत कौन प्रवाहित होती है? विद्युत धारा, जिसको आई के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक आया। उन्होंने अंबर और ऊन के टुकड़ों में घर्षण की क्रिया करवाई। तो इन्होंने देखा कि अंबर का टुकड़ा कागज के टुकड़ों को या तिनकों को या अपन देख सकते हैं कि मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब यहाँ को न किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। 1600 ईस्वी की अपन बात करें तो विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आया, जो थेल्स नामक वैज्ञानिक के लगभग 2200 वर्ष पश्चात आया और इन्होंने फिर से इस क्रिया को दोहराया और जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे घर्षण आवेश कहा। और इस घर्षण आवेश के बंद परिपथ में गति करने से जो विद्युत धारा प्राप्त हुई उसे घर्षण विद्युत धारा कहा गया। आवेश कब गति करता है? जब परिपथ कैसा हो? बंद परिपथ हो। और बंद परिपथ होता है तो बंद परिपथ में आवेश वाहक के रूप में यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में कौन गति करती है? विद्युत धारा गति करती है। इसे आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पेयर होता है। इसे कैपिटल आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। एक और देख लेते हैं इसके पश्चात एक नया वैज्ञानिक आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन वैज्ञानिक मोस्ट है, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं इसको। इस वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो आवेश उत्पन्न होता है, इस आवेश की दो प्रकृति होती है। एक होती है प्लस की और एक होती है आप लोगों के पास में माइनस की। तो जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। ये सबसे पहले किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आवेश पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसका मतलब इसकी दोहरी प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के आवेश के बारे में। हम लोग यहाँ पर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया, आवेश यदि स्थिर अवस्था में होता है
तो यहाँ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। यदि यही आवेश गतिशील अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में हो, तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये आवेश का आज इंट्रोडक्शन था। आज पहला वीडियो है, तो जो 11th से 12th क्लास में प्रमोट होके हैं उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो आप लोगों के सावनिया ऑनलाइन जोन पर आप लोगों को एनी टाइम मिलती रहेगी। कोशिश करेंगे अपनी जैसे रूटीन में आ जाए, उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लाइव में क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं, जिससे आप लोग एक्टिव रहें। एक टाइम फिक्स कर लें आप लोग 1-1.5 घंटे का, कि अपने को इस 1 घंटे में फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, और वो टाइम आप लोगों के या तो सुबह का हो या शाम का हो, जैसे आप लोगों के उचित रहे उस हिसाब से आप लोगों को फिक्स तैयार करना है। एक बार समझ में नहीं है, वीडियो आप लोग दोबारा देख सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में उसमें आप लोगों को क्वेश्चन हो तो डाल सकते हैं आप लोग, और वैसे भी लगभग स्टूडेंट हैं वो कांटेक्ट में है, तो आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।